आज हम लोग फ्रिज के अंदर कंप्रेसर को चेंज करना और उसके बाद फ्रिज में गैस भी चार्ज करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं और कंप्रेसर मोटर बदल के हम कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो कंप्रेसर मोटर है इसको हम खोल करके निकालते हैं कि कंप्रेसर के अंदर क्या मिलता है। यहाँ पे नजदीक से दिखाइए। देखिए सबसे पहले कंप्रेसर की पैकिंग कुछ इस प्रकार से है और उससे भी पहले दिखा दी ये जो कंप्रेसर मोटर है एलजी कंपनी का कंप्रेसर है। बाकी देखिए इसकी पैकिंग देखिए, ये सबसे ऊपर गत्ता लगा होता है। कंप्रेसर को टेढ़ा नहीं करना होता है क्योंकि इसके अंदर तेल होता है। कंप्रेसर में मिल क्या क्या जाता है वो देखिए, ये यहाँ पर इसका वायरिंग का डायग्राम मिल जाता है कि कंप्रेसर का कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। एक पैकेट के अंदर यहाँ पर कुछ मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, रिले, ओएलपी, ग्रोमेट, रबड़ और उसका बॉक्स, ये चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। देखिए क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसका बॉक्स है जो हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग टर्मिनल पॉइंट को कवर करेगा। और उसके अलावा ये इसका रिले हो गया, एक ओएलपी साथ में मिल जाती है, 4 ग्रोमेट रबड़ मिल जाता है और एक स्क्रू मिल जाता है जिससे हम इस बॉक्स को कवर करेंगे, इस बॉक्स को नट लगा करके टाइट करेंगे। और ये चारों ग्रोमेट के अंदर लगने वाला 4 लोहा भी मिल जाता है हमें। अच्छा, यहां पर वार्सल के अलावा देखिए कंप्रेसर मोटर जब हम निकालें, इसको बाहर निकालते हैं कंप्रेसर, तो इसके कंप्रेसर को हम इसमें से निकाल के अलग कर लेते हैं। अब देखिए ये जो कंप्रेसर है, यहां पर नंबर दिखाइए कंप्रेसर का। जो कंप्रेसर मोटर अभी हम लगाने वाले हैं, देखिए एलजी का कंप्रेसर है, 42 नंबर 42 नंबर का कंप्रेसर है, तो इसको हमें लगाना है। और कंप्रेसर को भी जब हम नया खरीद के लाते हैं ना, तो देखिए ये कंप्रेसर के भी पिनों में यहां पर ऐसे रबड़ का वार्सल लगा होता है, सक्शन में, डिस्चार्ज में, चार्जिंग में, सभी में लगा होता है। तो इसको भी जब हम रबड़ को निकालेंगे तो इसके अंदर से भी जैसे एवापोरेटर के रबड़ को निकालते हैं तो हवा निकलती है, इसके अंदर से भी निकलना चाहिए। हवा अगर निकलेगी तो समझिए कंप्रेसर मोटर सही है। सही का मतलब लीकेज वगैरह नहीं है और अभी तक खुला नहीं था, बढ़िया तरीके से था। तो निकालते हैं इसको और देखते हैं। देखिए इसके अंदर से हवा निकला और हवा के साथ थोड़ा सा ऑयल भी निकल गया। देखिए इसका तेल, मतलब कंप्रेसर क्या था ना, हिल जाता है जिसके कारण थोड़ा सा तेल चढ़ा होता है। इसका हमने रबड़ निकाल दिया। तीनों तरफ के रबड़ को हम निकाल देते हैं। यहाँ पर जो भी साइड में है देखिए, ये डिस्चार्ज लाइन का भी रबड़ निकाल देते हैं और यहाँ से ये वाला रबड़ भी निकाल देते हैं जो हम चार्जिंग लाइन बनाएंगे। तो देखिए इस कंप्रेसर मोटर के अंदर टोटल 3 लाइनें हैं, 1, 2 और ये 3। तीनों लाइनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक लाइन यहां पर देखेंगे पतली है, बाकी की जो 2 लाइनें हैं वो मोटी हैं। तो जो दोनों लाइनें मोटी हैं वो सक्शन और चार्जिंग है और जो पतली लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। देखिए किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बनाया जा सकता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर इसको चालू करके एक बार देखना हो तो देखिए ये इसका रिले है और ये ओएलपी है। इसको लगाना कहां है, देखिए इसका कॉमन का पॉइंट किसी किसी कंप्रेसर में ऐसे ऊपर होता है तो इसमें नीचे के साइड में है। तो ये नीचे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे ओएलपी को ऐसे पलट करके। बाकी जो इसका दोनों छिद्र है टर्मिनल पॉइंट रनिंग और स्टार्टिंग में, इसको हम इन दोनों पे लगा देंगे। इसके रिले में और ओएलपी में हमने 2 तार लगा दिया थिम्बल, और डायरेक्ट मोटर में यहां पे हम बोर्ड में सप्लाई देते हैं। इसको देखिए सप्लाई देकर के इस कंप्रेसर मोटर को एक बार चालू करते। देखिए कंप्रेसर मोटर चालू हो गया। यहां से डिस्चार्ज लाइन से हवा को ये फेंक रहा है, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, यहां से हवा को ये फेंक रहा है। तो देखिए चालू करने का तरीका तो हमारा यही है कि हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई इसमें देंगे रिले और ओएलपी में। बाकी कौन सा इसमें सक्शन डिस्चार्ज चार्जिंग है तो हमने बता दिया कि जो दोनों पाइपें मोटी है वो सक्शन और चार्जिंग है, जो पतली है वो डिस्चार्ज लाइन है। देखिए हम लोग सबसे पहले जो पुराना कंप्रेसर फ्रिज के अंदर उसको निकालते हैं। निकालने के लिए यहां पर देखेंगे ऐसे लॉक लगा हुआ है, इसको लॉक को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और फिर से खींच लेंगे। ऊपर आगे का पॉइंट जो नट पे लगा हुआ है इसको ऊपर उठा करके और इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। बाकी देखिए इस तरह से पकड़ के भी खींच लेते हैं, ऐसे तिरछा अगर नहीं निकलता है तो इस तरह से निकालेंगे। ये जो लॉक होता है चारों पे लगा होता है, चारों को निकाल लेते हैं। तो देखिए चारों पिनों को हमने निकाल दिया यहां पर। और कंप्रेसर मोटर का जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन की पाइप है वो पहले से ही हमने अलग कर दिया। अब इस कंप्रेसर मोटर को इस तरह से उठाएंगे और इसको उठा करके अलग रख देंगे। देखिए कंप्रेसर हमारा निकल चुका और नया वाला जो कंप्रेसर लगाना है उसको हम क्या करेंगे, उठा करके इसी तरह से, जो इसमें ग्रोमेट रबड़ पहले से लगा है तो हम इसी पे लगा देते हैं। अपना नया वाला ग्रोमेट रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी हम इसी पे लगा देते हैं और इसको टाइट। तो देखिए जो क्लिप है ये चारों रबड़ का ग्रोमेट पे, इसको भी लगा करके लॉक कर देते हैं ताकि ये कंप्रेसर इधर उधर हिले ना, गिरे ना। तो देखिए कंप्रेसर के चारों पिनों को हमने लगा दिया। अब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमें कंडेंसर को जोड़ना है। तो ये जो कंडेंसर की पाइप है देखिए हमने इसको साफ कर लिया है बढ़िया तरीके से, और डिस्चार्ज लाइन में यानी जो पतली वाली पाइप है उसमें डाल करके और बेल्डिंग करके इसको जोड़ लेना है अच्छे प्रकार से। तो देखिए हमने इसको यहां पर डाल दिया। अब ये जो कंडेंसर की पाइप है ये लोहे की है और जो कंप्रेसर के पास यहां पे लगा हुआ है ये कॉपर का है। तो कॉपर और लोहे को जोड़ने के लिए हम इस पाउडर का भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स पाउडर। तो यहां पे देख सकते हैं ये फ्लक्स पाउडर है। तो कॉपर और लोहे को जोड़ने के लिए हम फ्लक्स पाउडर का भी यूज करते हैं। तो हम पाउडर को यहां रख लेते हैं। बाकी ये हमारा वेल्डिंग गन को हम चालू करते हैं और देखिए सबसे पहले इस तरह से माचिस से जलाएंगे। तो देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को हमें वेल्डिंग करना है, जोड़ना है। तो हम इसको सबसे पहले गर्म कर लेते हैं
और इस तरह से देखिए गर्म कर लेते हैं। ब्रिजिंग रॉड को भी थोड़ा सा गर्म कर करके पाउडर लगा देते हैं। तो देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमने कंडेंसर को जोड़ दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब कंडेंसर को जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार चलिए इस कंप्रेसर मोटर को चालू करके देख लेते हैं कि सही से जुड़ा है ना। अगर कहीं बड़ा लीकेज होगा या लीकेज होगा तो अभी पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया, इस प्लग को बोर्ड में लगा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया और कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कंडेंसर में जाएगी। अब यहां से अगर इस पाइप को हम दबाएंगे तो गैस निकलेगी। देखिए यहां से हवा निकल रही है ना, तो हवा निकल रही है और यहां से नहीं निकल रही है दबाते समय, इसका मतलब है कि ये सही जुड़ा है, लीकेज नहीं है। देखिए इस तरह से। और अगर कंडेंसर की फ्लैक्सिंग नहीं हुई है, इसके अंदर कचड़ा होने का चांस है, तो यहां पर इसी तरह से हम बढ़िया तरीके से फ्लैक्सिंग भी कर लेंगे। तो हमारा कंडेंसर पहले से ही साफ है, हमने इस कंडेंसर की फ्लैक्सिंग पहले ही कर चुके हैं, तो इस कंप्रेसर से हम दबाव नहीं देंगे। ज्यादा दबाव देने से क्या होता है, कभी कभी कंप्रेसर का तेल निकल के इस पे चढ़ जाता है, जिससे दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना, बस देख लेना, हाँ सही तरीके से हवा आ रही है, बस यहां से हम सप्लाई को निकाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो अब यहां पर कंडेंसर के आउटपुट में हम फिल्टर जोड़ देते हैं। ये फिल्टर हमारा देखिए सिलिकॉन की गोलियों वाला, इसमें देख सकते हैं यहां पर दो लाइनें हैं, एक साइड में ये पतली लाइन है, जिधर पतली होती है उधर कैपिलरी ट्यूब जोड़ा जाएगा और जिधर मोटी होती है उधर कंडेंसर का आउटपुट जोड़ा जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसके अलावा इसमें दो पॉइंट किस लिए बना हुआ है, एक एनआरबी वाल्व यहां पर हम सेल्फ वैक्यूम के लिए लगाते हैं और दूसरे पॉइंट में हम इस कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को यहां पर लगा करके जोड़ देंगे। एनआरबी को जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा, ये पिन को खोल करके इसके अंदर की पिन को निकाल लेंगे, नहीं तो इसके अंदर वार्सल होता है जो गर्म होने से जल जाता है, बाद में गैस यहां से लीक करेगी। तो इसके अंदर की जो पिन है वो खोल करके हमने बाहर निकाल लिया। और अगर ये पाइप बड़ी लग रही हो तो इसको काट के छोटी भी कर लेंगे, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, इसको छोटी नहीं करेंगे। अब इन दोनों को हमें इसमें वेल्डिंग करना है। यहां देखिए फिल्टर लगाने के लिए एक पॉइंट भी बना हुआ है, तो उसमें भी हम पहले से ही डाल देते हैं। बाकी यहां पर इन दोनों को लगा करके हमें वेल्डिंग कर देना है। पाइप के अंदर देख लीजिए कि कितना अंदर तक जा रही है और ये दोनों पाइपों को यहां पर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया और वेल्डिंग गन से इसको गर्म करके तो इस प्रकार से देखिए कंडेंसर के आउटपुट में हमने फिल्टर और ये एनआरबी लगा करके दोनों को जोड़ देते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर दोनों पाइपें कॉपर की हैं तो फ्लक्स पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर को जोड़ने के बाद जो कैपिलरी ट्यूब है इसको भी हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब को ब्रिजिंग रॉड के द्वारा देखिए बिल्कुल गर्म करके और यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। तो देखिए कंडेंसर के आउटपुट में हमने यहाँ पर फिल्टर जोड़ दिया और एक यहाँ पर पिन लगा लिया जो सेल्फ वैक्यूम करने के काम में आएगा, और उसके अलावा यहाँ पर हमने कैपिलरी ट्यूब को भी आउटपुट में जोड़ दिया। ये पूरा वेल्डिंग हो चुका है इधर का। अभी हमारा कंप्रेसर का सक्शन लाइन बाकी है और एक एनआरबी पिन यहां पर लगा करके जोड़ेंगे चार्जिंग लाइन में, और इसके अंदर का भी पिन खोल करके हमने पहले ही निकाल लिया है। अगर पिन नहीं निकालेंगे तो वार्सल खराब हो जाएगा उसका, तो पिन को हमने निकाल लिया जिसके जरिए हम गैस चार्ज करेंगे। तो देखिए यहां पर हम इसको लगा के अब वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। तो कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में एनआरबी पिन लगा करके वेल्डिंग करके अच्छी प्रकार से जोड़ देते हैं। यहां पर भी कापर वेल्डिंग होता है, इसलिए कोई भी फ्लक्स पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छे प्रकार से वेल्डिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए चार्जिंग लाइन में हमने एनआरबी को अच्छी प्रकार से वेल्डिंग करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जोड़ दिया है। अब यहां पर एक बार हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है और एक बार इसको फ्लेक्सिंग करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार जो इवापोरेटर का आउटपुट की पाइप है उसको हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और फिर झटके से छोड़ेंगे, जिससे प्रेशर के साथ इवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। तो यह प्रक्रिया 2-3 बार करके हम देख लेते हैं फिलहाल कि क्या कचरा आ रहा है। अगर कचरा आ रहा है तो हम इसको फ्लेक्सिंग बढ़िया से करेंगे। से देखिए हल्का आयल आ रहा है इसमें, तो हम इसको और भी फ्लेक्सिंग कर लेते हैं ताकि अगर इसके अंदर कोई नमी कचड़ा या आयल है तो वो अच्छी प्रकार से बाहर निकल जाए। और देखिए अब यहाँ पे कचड़ा आना बंद हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑयल नहीं आ रहा है तो कचरा आना बंद हो गया। अब हम इसकी पाइप को वेल्डिंग करके इस सक्शन लाइन में जोड़ देंगे। उससे पहले हम सप्लाई को बंद कर देते हैं और पावर को निकाल देते हैं और यहाँ पर लगा करके इसको सक्शन लाइन में जोड़ देते हैं वेल्डिंग कर। तो देखिए अब सक्शन लाइन की पाइप को जोड़ने के लिए जो कंप्रेसर के सक्शन लाइन का पाइप है उसका व्यास और जो ये पाइप है इवापोरेटर वाली, ये इवापोरेटर वाली पाइप ज्यादा पतली होने के कारण देखिए इसमें आराम से बिल्कुल जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग साइज का 1/4 वाली पाइप लेंगे और इसको भी इसमें देखिए डाल देंगे तो ये आसानी से इसमें चली जाएगी। इसके दूसरी तरफ जो इवापोरेटर से आई हुई पाइप है इसको डाल देंगे तो यहां पर देखिए ये पाइप बिल्कुल बढ़िया से चली जाएगी। इसकी साइज भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच हो जाएगी। तो देखिए यहां पर एक वेल्डिंग हमें करना होगा, दूसरी वेल्डिंग यहां पर करना होगा। तो दोनों वेल्डिंग एक साथ करके इसको वेल्डिंग करके अच्छी प्रकार से जोड़ देते हैं। तो सक्शन लाइन की पाइप को 2 जगह से वेल्डिंग करके यहां पर देखिए जोड़ते हैं, क्योंकि हमने एक छोटी सी पाइप एक्स्ट्रा लगाई हुई है। तो एक जगह यहां पर वेल्डिंग कर दिया, दूसरा थोड़ा सा अंदर कंप्रेसर के करीब। तो देखिए कंप्रेसर के सक्शन लाइन में
हमने पाइप को दो जगह से वेल्डिंग करके जोड़ दिया, एक वेल्डिंग यहाँ पर है, दूसरी वेल्डिंग यहाँ पर है, तो दो जगह से वेल्डिंग करके जोड़ दिया। फिनिशिंग बिल्कुल देखिए एक नंबर का आया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। अब जो हमारा कंप्रेसर है डिस्चार्ज लाइन से गैस कंडेंसर में, फिल्टर के पास भी हमने एनआरबी वाल्व जोड़ दिया, आउटपुट में कैपिलरी ट्यूब जोड़ दिया, और यहां पर देखिए लगा करके हमने यहां पे सक्शन लाइन की पाइप को भी जोड़ दिया। अब इसमें एनआरबी पिन हम लगा देते हैं। देखिए अगर ये गर्म होगा तो अभी भी नहीं लगाएंगे, तो जब ये ठंडा हो जाता है तो एनआरबी पिन लगा देंगे। एनआरबी पिन को वैसे चाहे तो थोड़ा सा कम, हल्का सा कम टाइट करें, ताकि दोबारा जब हम गैस चार्ज कर लें तो दोबारा बाद में बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि गैस चार्ज करते समय जो पिन दबाती है थोड़ा सा बाहर रहता है तो वो अच्छी प्रकार से दबा पाती है, जिससे गैस आसानी से बढ़िया से अंदर जाती है। तो इस तरह से हमने उसमें पिन लगा लिया, और जो इसका यहां पर था फिल्टर के पास हमने एनआरबी लगाया, इसके अंदर भी पिन लगा के बिल्कुल बढ़िया से इसको टाइट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हम वैक्यूम जो करने वाले हैं उसको वैक्यूम पंप के द्वारा करेंगे। तो यहां पर जो भी वेल्डिंग करना था सब कंप्लीट हो गया। अब इसमें गैस चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू करना है। तो उसके लिए हम यहां पर गेज ले लेते हैं, मैनीफोल्ड गेज, जिसमें प्रेशर गेज कंपाउंड गेज दोनों है। और ये जो पाइप है, जो कंपाउंड गेज है, उसका जो नीचे वाला पाइप है, ये वाला पाइप देख सकते हैं, इस वाली पाइप को हमें जोड़ना होगा फ्रिज के सिस्टम में। और फ्रिज के सिस्टम में जोड़ने के लिए ये ध्यान देंगे कि इसमें एक साइड में ऐसी पिन होती है, उस पिन को एनआरबी की तरफ लगाना होगा, ताकि वह एनआरबी पिन को दबा सके और गैस उसमें से क्रॉस कर सके। और उसके अलावा जो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम सीधे जोड़ेंगे अपने वैक्यूम पंप मोटर में। ये हमारे पास है वैक्यूम पंप मोटर। वैक्यूम पंप मोटर से हम सीधे वैक्यूम करते हैं, यानी इसके अंदर की बची हुई हवा को, नमी को बाहर निकालते हैं। इसमें हम प्रेशर नहीं चढ़ाएंगे, प्रेशर चढ़ाते तो हम क्या होता है, लीकेज चेक करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सीधे वैक्यूम करेंगे और इस गेज के द्वारा ही वैक्यूम कर लेंगे। और जो इसका हैंडल है, प्रेशर गेज का हैंडल को हम ऑफ कर देंगे, और कंपाउंड गेज के हैंडल को हम क्या करेंगे, ढीला कर देंगे। क्योंकि जिस गेज का यूज करते हैं उसका हैंडल खुला रहता है, और जिसका यूज नहीं करते उसका हैंडल बंद रहता है। तो यहां पर कंपाउंड गेज का हैंडल खोल दिए हैं, प्रेशर गेज का हैंडल बंद है। तो यहां पर देखिए वैक्यूम पंप को हम सप्लाई देते हैं। वैक्यूम पंप में सप्लाई को लगाया, स्विच को ऑन किया, और वैक्यूम पंप के अंदर भी यहां पर साइड में एक बटन होती है, इस बटन को खोलेंगे देखिए, और ऑन करने के बाद यहां पे हम लगा लेते हैं। और जैसे गेज की पाइप को टाइट करेंगे, इसकी जो सुई है वो माइनस की तरफ जाएगी। देखिए वैसे माइनस की तरफ जा चुकी है, क्योंकि ये वैक्यूम पंप मोटर है ना, तुरंत इतना तेजी से खींचता है। देखिए इसका ये पॉइंट 0 और 0 से -30, इसमें लास्ट ऑप्शन होता है। ये -30 पे, बिल्कुल पूरा -30 पे जा चुकी है। तो कम से कम 10 मिनट तक वैक्यूम करेंगे। 10 मिनट वैक्यूम करने से क्या होगा कि अगर इसकी पाइपों में कहीं पर भी नमी होगा, कहीं पे ऑयल होगा, मॉइस्चर होगा, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल खींच करके उसको अच्छी प्रकार से बिल्कुल सुखा देगा, जिससे कहीं भी चोक होने का चांस न रह जाए। वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे, बाद में हैंडल को टाइट कर देंगे और नॉर्मल पाइप को छोड़ देंगे, तो देख लेंगे कि क्या इसमें लीकेज है। अगर लीकेज रहेगा तो ये जो सुई है फिर से ऊपर बढ़ेगी, अगर ऊपर बढ़ेगी तो हम समझ जाएंगे लीकेज है, फिर प्रेशर भर करके और लीकेज को चेक कर लेंगे कहां लीकेज है। बाकी इस तरह से हम सीधे वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने से क्या होता है, हम हवा नहीं भरेंगे तो अंदर चोक होने के चांस और भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। नहीं तो हम प्रेशर चढ़ाते हैं लीकेज चेक करने के लिए, और उसी प्रेशर के कारण इसके अंदर चोक हो जाता है। तो देखिए पूरा 15 मिनट तक हमने इसको वैक्यूम कर लिया है, और ये सुई -30 पे जा चुकी है, वो भी वैक्यूम पंप के द्वारा। तो देखिए बढ़िया से वैक्यूम हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हैंडल को ऑफ कर देंगे। जो हमारा कंपाउंड गेज वाला, इसके हैंडल को हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे, और उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे, और पाइप को खोल करके अपने गैस में लगा देंगे। देखिए यहां पर हम जो गैस प्रयोग करने वाले R134 है, लेकिन यह हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन गैस प्रयोग करने से फायदा यह होता है चोक के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन गैस है 134, R134, ये वाली गैस हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो वाल्व होता है, सिलेंडर वाल्व, देखिए दो तरीके का होता है, एक तो प्लेन वाला होता है, एक पिन वाला होता है। तो देखिए ये नॉर्मल वाला है, इस तरह से प्लेन वाला, और ये क्या करता है, इसके अंदर पहले से ही पिन होता है, तो ये इसी पिन को दबाता है। जब इस वाल्व को हम टाइट करते हैं तब गैस निकलता है। इसको लगाते समय ये जो ऊपर का वाल्व है, इसको हमें ढीला कर लेना चाहिए, ताकि इसकी पिन ऊपर चली जाए, और बाद में जब हम इसको टाइट करें तो यहां से गैस निकले। तो देखिए इस तरह से इसके वाल्व को हमें लगा लेना है, ऊपर वाले नट को ढीला करके, और जो रबड़ की चार्जिंग पाइप है उसको लगा के इसमें फिर टाइट कर देंगे। इसको अच्छी प्रकार से टाइट कर लेना ताकि लीकेज ना करे। कभी कभी यहां पर टेप प्लांट टेप भी लगा लेते हैं ताकि लीकेज होने का चांस और भी कम हो जाए। कार से कैन वाल्व में रबड़ की चार्जिंग पाइप को टाइट कर देंगे। तो देखिए पूरे सिस्टम
सिस्टम को तो हम वैक्यूम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वैक्यूम करना इस पाइप का भी बाकी रह गया है। यहां से वाल्व को टाइट करेंगे तो गैस निकल कर जाएगी गेज तक, और यहां से हम पाइप को ढीला करके चाहे तो गैस उड़ाएं, और अगर ढीला करके नहीं उड़ाना चाहते तो हम ये प्रेशर गेज के हैंडल को ढीला करके हम थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे। देखिए थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे। अब जो थोड़ी सी गैस उड़ेगी, इससे क्या होगा कि हमारी पाइप के अंदर का भी वैक्यूम अच्छी प्रकार से हो जाएगा। पाइप का वैक्यूम अच्छी प्रकार से होने के बाद कंपाउंड गेज के हैंडल को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे, जिससे गैस निकल के देखिए पाइपों में जाएगी, और फिर बंद कर देंगे। कंप्रेसर अभी बंद है, इसको हम बोलते हैं कि हम इसके वैक्यूम को तोड़ेंगे, यानी जो सुई माइनस में थी वो प्लस में चली जाएगी। अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे, और जो हमारा कंप्रेसर मोटर है अब एक ही मिनट में तुरंत उसको चालू करेंगे। देखिए सुई जो है वो धीरे धीरे नीचे नहीं आएगी, और कंप्रेसर मोटर में अब हम सप्लाई लगाएंगे। जैसे ही सप्लाई लगाएंगे, जो सुई है वो धीरे धीरे तुरंत नीचे आना शुरू हो जाएगी, जीरो तरफ आएगी, और जीरो से और भी नीचे आकर के माइनस में भी जा सकती है। तो यहां पर थोड़ी देर हम इंतजार करेंगे। अब सुई जब माइनस में आएगी तो यहां पर एंपियर भी देख लीजिए 0.8 एंपियर ले रहा है इस तरह से, और फिर हम थोड़ी देर में फिर थोड़ी सी गैस को खोलेंगे। सुई जब जीरो पे आने लगे तो फिर थोड़ी सी गैस को खोलेंगे और बंद कर देंगे, और इसको हम तब तक खोलते बंद करते रहेंगे जब तक इसका रनिंग प्रेशर 10 से 12 ना पहुंच जाए, क्योंकि R134 का रनिंग प्रेशर 12 से 15 होता है, लेकिन हम यहां पर 10 से 12 के बीच में सुई को रोकेंगे। यानी अगर सुई 10 पे आकर के रुक रही है और बिल्कुल कंप्रेसर मोटर चल रहा है, रनिंग हो रही है, सुई 10 से नीचे नहीं आ रही है, तो समझिए सही गैस चार्ज हो चुकी है। तो इस तरह से हम 2-3 बार करके हैंडल को खोलेंगे और फिर टाइट कर देंगे। इसी प्रकार से सुई देखिए, अब हमारी जो सुई है वो माइनस की तरफ आ नहीं रही है, यानी जीरो से ऊपर ही रुक रही है, यानी लगभग 10 पे सुई रुकने लगी है। यानी 10 से नीचे नहीं जाना है और 12-15 से ऊपर भी नहीं करना है, तो 10 से 12 के बीच में रोकना है। और इस अवस्था में कंडेंसर देखिए गर्म होने लगेगा। अब देखिए कंडेंसर का जो टेंपरेचर है देखिए 33.2 दिखा रहा है ना, तो यहां पर देखिए थोड़ी देर और टच करवाएंगे, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। यहां पर थोड़ी देर और टच करवाएंगे, देखिए 33.3 हो गया है ना, 33.5 हो गया ना, 6 हो गया है ना। ये देखिए पॉइंट टेंपरेचर बढ़ रहा है, मतलब ये गर्म हो रहा है कंडेंसर, तो ये आगे एवापोरेटर भी ठंडा हो रहा होगा। कंडेंसर समझिए जितना अच्छा गर्म होगा, एवापोरेटर उतना जबरदस्त ठंडा होगा। तो देखिए इसका टेंपरेचर देखिए 34.5 हो गया ना, है ना, 34.5, 34.6, ये कंडेंसर का टेंपरेचर है। कंडेंसर का टेंपरेचर बढ़ेगा, ये डिजिटल थर्मोमीटर से हम चेक कर रहे हैं। अब चलिए एवापोरेटर का दिखाते हैं। देखिए जो एवापोरेटर है वहां पे लगाने के बाद इसका जो टेंपरेचर है वो घटेगा। यहां पर देख लीजिए किस प्रकार से घट रहा है। हमने क्या करें, इसको एवापोरेटर में रख देते हैं, और एवापोरेटर में रखने के बाद इस गेट को भी हम बंद कर देते हैं। गेट बंद कर देंगे, कूलिंग बाहर नहीं निकलेगी, और ये थर्मोमीटर का डिस्प्ले जो है बाहर रख लेते हैं। देखिए 35.0 दिखा रहा है ना। अभी देखिए ये कंडेंसर में टच करवाया तो इसलिए गर्म था। देखिए 34.5 है, 34.8 हो गया, 7 हो गया, है ना। अब मतलब ये धीरे धीरे करके टेंपरेचर घट रहा है। 10 मिनट बाद इसका टेंपरेचर देखिए 12.2 हो चुका है, यानी इसका टेंपरेचर घट रहा है, और देखिए 12.1 हो गया। अगर हम इसको आधे घंटे छोड़े तो इसका टेंपरेचर माइनस में चला जाएगा, और जब इसका टेंपरेचर -10 से -20 के बीच में रुकने लगे तो समझिए कि फ्रिज हमारी अच्छी प्रकार से ठंडा कर रही है। तो इस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं, फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को बदल सकते हैं। इस फ्रिज में गैस चार्जिंग और मोटर बदलने से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।